Many of us believe that the foreign exchange reserve is nothing but the dollars we possess. हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कुछ नहीं, जो डॉलर्स हमारे पास है उसी को ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स या फिर 4 पार्ट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के. वी विल रीड ऑल ऑफ दिस इन दिस एडिशन ऑफ नॉलेजिस्ट. और आज का ये सेशन बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में. तो if you have not subscribed to Knowledgeist, kindly subscribe us, and I assure you that at the end of the session you will be understanding the entire concept of foreign exchange reserves, especially the 2 broader terms that is there in foreign exchange reserves, that are the IMF concepts of SDR and the reserve tranche position. So let's begin. These are the 4 foreign exchange reserve components. First one is the FCA, foreign currency assets. Second one is the gold. Third one is the special drawing rights, and the fourth one is the reserve tranche position. इसमें से लास्ट 2 IMF के रिसोर्सेस हैं, and the 2 are bit complicated, but we will make you understand it in a very simple language. So let's begin about the foreign currency assets. What are the foreign currency assets? Foreign currency assets are nothing but the money that we hold in foreign currencies like US dollar, euro, pound sterling, Japanese yen, etc. Okay, and it is always expressed in the term of US dollars. And the foreign exchange movement, the movement or the up and down of foreign exchange currency asset reserves happens due to the Reserve Bank of India's investment in domestic market, or the incomes that the Reserve Bank of India generates out of its foreign transactions, or when they get any aid from any global organization. Okay, and the foreign currency assets are invested in other currencies too to generate income. तो अभी तक इस स्लाइड में हमने क्या बात किया कि जो फॉरेन करेंसी एसेट है वो हमारे पास जो डॉलर्स, जो यूरोज, जो जापानीज येन एटसेट्रा है उसी को ही फॉरेन करेंसी एसेट कहते हैं. और ये जो फॉरेन करेंसी एसेट है वो उसको हमेशा ही डॉलर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है या फिर कोट किया जाता है. आप न्यूज में देखा होगा कि जो फॉरेन करेंसी एसेट है या फिर इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व है वो इतने डॉलर्स का है, तो ये जो एक्सप्रेशन है उसी को ही बोलते हैं कि ये यूएस डॉलर में ही कोट होता है. और इसमें मूवमेंट्स क्यों होता है, क्यों दी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व बढ़ता है और घटता है? क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या फिर जो फॉरेन में ट्रांजैक्शन करता है उसमें जो इनकम जनरेट होता है, या फिर जो एड या फिर हेल्प के आकार में जो पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से मिलता है, उसी को ही, उसके वजह से ही जो फॉरेन करेंसी एसेट है वो बढ़ता घटता है. और ये पैसा हम दूसरे करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. और दूसरा कंपोनेंट है गोल्ड रिजर्व. गोल्ड रिजर्व, भारत का भी जो गोल्ड रिजर्व है वो 705.6 करोड़ का है. द करेंट गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया इज 705.6 टन्स. ओके, एंड द एंटायर गोल्ड रिजर्व इज calculated or is valued by the quote by the price given by the London Bullion Market Association. बुलियन मतलब गोल्ड है, जैसे इंडियन गोल्ड काउंसिल एटसेट्रा होता है, ऐसे लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है. और वो जो रेट कोट करता है इट्स ए ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट दैट स्टैंडर्ड. तो जो मंथली एवरेज गोल्ड रिजर्व है उसके 90% वैल्यू को ही टोटल गोल्ड रिजर्व माना जाता है. होप till this slide everything is clearly understood. Now comes the special drawing right. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है वो आईएमएफ का एक रिसोर्स है या फिर आईएमएफ का एक करेंसी भी है. करेंसी का जो फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं है स्पेशल ड्रॉइंग राइट में. इसको एसडीआर भी बोलते हैं या फिर एक्सडीआर भी बोलते हैं. और ये जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट है ये करेंसी जैसा ही माना जाता है. इट इज इक्विवेलेंट टू करेंसी. हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे क्या है क्या नहीं अगले स्लाइड में. मगर इस स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट है वो तीसरा कंपोनेंट है देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में. ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि एसडीआर में होता क्या है. एसडीआर क्या है? मान लीजिए या फिर समझ लीजिए कि जब आईएमएफ शुरू हुआ था या फिर कोई कंट्री जब ज्वाइन करता है आईएमएफ,
द करेंट मेंबर्स इन IMF इज 190। अभी 190 देश हैं IMF में। जब भी कोई देश ज्वाइन करता है उसका एक कोटा डिसाइड किया जाता है। कोटा डिसाइड करने का बहुत ही अलग फॉर्मूला है। 4 चीजें हैं कोटा डिसाइड करने का। कंट्री की जीडीपी क्या है, कंट्री कितना ओपन है, कितनी वेरिएबिलिटी है इकोनॉमी में, ये सबको देखकर कोटा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जब कोटा डिसाइड किया जाता है, परसेंटेज ऑफ कोटा मतलब एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता है, जो टोटल रिजर्व है या फिर जो टोटल सब्सक्रिप्शन वैल्यू है वो आपकी परसेंटेज वैल्यू में कितना परसेंटेज इस देश को मिलेगा, ये डिसाइड होता है SDR में, कोटा में डिसाइड होता है। और जो कोटा है, जो परसेंटेज ऑफ टोटल फंड है मॉनेटरी फंड का, उसका जितना भी परसेंटेज आपको कोटा के हिसाब से मिलता है उसको अगर आप डॉलर टर्म में या फिर उसको मॉनेटरी वैल्यू में आप एक्सप्रेस करेंगे वो बनेगा आपका SDR। होप यू आर गेटिंग इट। तो जब SDR बनेगा, जितना भी SDR बनेगा आपको उतना SDR डिपॉजिट करना होगा, या फिर आपको वो कोटा अमाउंट या फिर सब्सक्रिप्शन अमाउंट IMF के पास डिपॉजिट करना होगा। और जब IMF के पास डिपॉजिट करेंगे आपके पास ये चॉइस है कि आप जो पैसा जो है उसको 75% अपने करेंसी में देंगे और बाकी 25% बाकी 5 करेंसियों में देंगे, जो US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, यूरो या फिर चाइनीज युआन, या फिर उसको दूसरे टर्म्स में भी बोलते हैं रेमिनीबी। ओके, तो आप ये 5 करेंसी में बास्केट ऑफ करेंसी जो IMF के द्वारा अप्रूव्ड बास्केट ऑफ करेंसी में आप डिपॉजिट करेंगे। इसके बाद मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले मैं इसको हिंदी में समझा दूं। तो जो SDR में जो है 5 करेंसी में आप बाकी 25% देंगे। ठीक है, जो टोटल अमाउंट आप सब्सक्रिप्शन में जमा करेंगे कोटा का, वो बनता है आपका SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये एक करेंसी की तरह होता है, आपको जब जरूरत पड़ता है आप उसको यूज करते हैं। ड्रॉइंग राइट मतलब आप इतना उठा सकते हैं आपके जब इमरजेंसी आएगा। ये नहीं कि आप उसको फ्रीली यूज करेंगे, जब आपको इमरजेंसी आएगा आपको यूज करना है। बाकी बाद में इसको ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको बहुत सारे चीजों में यूज किया जा रहा है। ठीक है, जब कंट्री देश में दिक्कत होता है, जैसे 1992 इंडिया फेस्ड ए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तब इंडिया ने अपना SDR यूटिलाइज करने के लिए IMF को आवेदन किया था। तब IMF इसी को भी देता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, आपको आपकी इकोनॉमी में कुछ सुधार लाने होते हैं। ओके, गेटिंग इट। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये SDR हैं, और SDR एक करेंसी जैसा है। आप या तो फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए किसी देश को लोन देने के लिए आप अपने जो फॉरेन करेंसी एसेट है, डॉलर्स आपके पास है, आप इसको यूज करिए, या फिर जो SDR आपके पास है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आप डॉलर के बदले आप SDR दे रहे हैं, तो एक SDR डॉलर के बराबर नहीं होता है, एक SDR डॉलर से भी ज्यादा होता है। ठीक है, जब SDR पहले शुरू हुआ था 1969 में ये शुरू हुआ था, तो ये इक्विवेलेंट टू 0.88 ग्राम्स ऑफ फाइन गोल्ड था। एक SDR 0.88 ग्राम का गोल्ड था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उस टाइम ये US डॉलर के बराबर था। बट उसके बाद जब ब्रेटन वुड्स का एक सिस्टम था, ब्रेटन वुड्स एक 1944 में एक ट्रिटी बना था, उसके आधार पर बहुत सारे IMF वगैरह बने थे। तो जो उसका जो ट्रिटी है वो 73 तक चला, उसके बाद ये कोलैप्स हो गया, और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं ने लीड किया उस टाइम की ट्रिटी को। वो भी ट्रिटी कुछ देशों के बीच में था, तो ये चला नहीं, सारे दुनिया को एक साथ लाना जरूरी था। और वो जो ट्रिटी था, ब्रेटन वुड्स की जो ट्रिटी था, वो ऑस्ट्रेलिया, US, UK, वेस्टर्न यूरोप, जापान जैसे देशों के भीतर ही था, तो ये फेल हो गया। उसके बाद जो SDR है वो बास्केट ऑफ करेंसी में एक्सप्रेस होने लगे। एक अप्रूव्ड बास्केट ऑफ करेंसी है, उसमें उसको बताया, उसमें SDR को एक्सप्रेस किया जाता है। SDR जो है वो 5 करेंसी में रखा जाता है। US डॉलर, ठीक है, US डॉलर, उसके बाद जापानीज येन। US डॉलर की जो पर एक SDR में 41% होता है US डॉलर। यहाँ पे आप थर्ड बॉक्स में देखेंगे जो XDR के बास्केट ऑफ करेंसी है वो 41.73% डॉलर होता है। 30.93% चाइनीज रेनमिनबी होता है, वो चाइनीज करेंसी है। हाउ द स्पेल इन दी चाइनीज इट्स बिट डिफरेंट, आप या फिर इसको चाइनीज युआन भी बोल सकते हैं। 10.992% जापानीज येन है,
और ब्रिटिश पाउंड 8.09% है। यहाँ पे यूरो की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो यूरो भी इसमें एडेड है। ये 5 बास्केट ऑफ करेंसी में यूरो भी है, अवेलेबल है, ठीक है। तो जो एक एसडीआर है इसकी वैल्यू अलग टर्म्स में, दूसरे टर्म्स में इस तरह से है, ठीक है। तो एसडीआर को यहाँ पे जो एक्सडीआर हमने मेंशन किया है इसको एक्सडीआर भी बोलते हैं। इट्स ए टाइप ऑफ करेंसी। जब करेंसी टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है वी ट्रीट इट एज एक्सडीआर, ठीक है। द एसडीआर वैल्यू टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर डिटरमिन्ड ऑन डेली बेसिस एंड इट इज अपलोडेड इन द वेबसाइट इन द लंडन टाइम, ओके। एंड द एसडीआर इंटरेस्ट रेट, एसडीआर में जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रोवाइड किया जाता है बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज टू मेंबर कंट्रीज व्हेन दे बोरो मनी फ्रॉम आईएमएफ। जो एसडीआर लेने के बाद, एसडीआर में से जो लोन मेंबर कंट्री लेते हैं उसको लेने के बाद जो इंटरेस्ट उनको देना होता है उसको एसडीआरआई बोलते हैं या फिर एसडीआर इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में एक डिफरेंस है। वर्ल्ड बैंक पुअर और फिर डेवलपिंग इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, मिडिल इनकम कंट्री को लोन देता है, मगर आईएमएफ सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर कंट्री को ही लोन देता है। ऑलमोस्ट सारे देश, 7-8 देश को छोड़कर सारे देश इसके मेंबर्स हैं और मेंबर के जो कोटा होता है उसी के ही आधार पर उसको लोन दिया जाता है। जो एसडीआर है उसकी जो वैल्यूएशन है वो 5 साल में, हर एक 5 साल में चेंज होता है। और जो एसडीआर की एलोकेशन है या फिर जो कोटा की एलोकेशन है वो कोटा के आधार पर, कोटा परसेंटेज टर्म में है, एसडीआर वैल्यू के टर्म में है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी के 2 बेटे हैं, try to understand, my father has 2 sons and he has 1 lakh rupees. He want to divide it at 60% to my elder brother and 40% to me. So my quota is 40%. अगर इसको हम express करेंगे in the terms of what you say, in terms of Indian currency, then मेरी जो part है 40,000 है. So similarly the quota is the percentage term and HDR is the value term. Okay, so sorry, I have not made you understood in English. Let me quickly wrap up this, summarize this in English. SDR is nothing but the quota. When a member country joins the IMF, they decide a quota for that member country, a percentage of quota. If the total value of the fund of IMF is 100%, each country is allocated a percentage of that. And when your quota is decided by 3-4 terms, one is your amount of GDP, your openness, how much your economy is open for open trade, etc., the variability of your economy, all that measures the quota. And the quota amount is also called the subscription amount. The member country, when it wishes to join IMF, the member country has to deposit the amount in 5 currencies. First, they can opt to give 75% of the quota amount in their own domestic currency. Like in the case of India, India can deposit 75% of their quota in Indian rupees and rest 25% in the 5 other currencies that we mentioned: US dollar, Chinese yuan, Japanese yen, pound sterling, and the euro. Okay, so the entire amount is nothing but the SDR. Okay, and the SDR, initially it was expressed in dollar terms or in terms of fine gold. Initially it was 0.88%, 88 grams of fine gold, which was equivalent at that time, which was equivalent to dollars. But now it is increased, the value has increased in dollars. It is a parallel, it is used like a parallel currency, not exactly a currency, but it can be used a parallel currency. In case of you want to give a loan to some other country, you can give it in dollars, in euros, or you can choose to give from your SDR balance. So that is exactly equivalent to SDR. Okay, so in SDR the value of US dollar is 41%, the euro is 30.93%, 30.93% is the euro is 30.93%, Chinese renminbi is 10.92, Japanese yen is 8.33% and British pound is 8.09%. मैंने हिंदी में गलत बोला था कि यूरो का वैल्यू नहीं दिया गया है, यूरो का वैल्यू 30%, मैंने मिस कोट कर दिया, ठीक है. एंड व्हेन यू टेक ए लोन फ्रॉम एसडीआर और यू टेक आउट फ्रॉम एसडीआर, then you give an interest on that, and that interest is called SDRI. This is revised in every 5 years. Okay, so initially your SDR allocation and your SDR holding is 0 when you start
your membership with IMF, so you don't give loans. But when your the entire SDR allocation which is allocated to you or which is given to you, you have to give interest. And when you hold SDR, it is not used and you hold it, you are paid interest on that. Okay. So the SDR allocation in the history of India, in the history of IMF, it has happened 4 times till now, starting from 1969 and recently in 2021. And in the 2021, it was the biggest ever SDR allocation in the history of IMF. तो जो IMF है वो स्टार्ट हुआ, जो IMF की SDR की जो रिजर्व है वो स्टार्ट हुआ जब ब्रेटन वुड्स की जो ट्रिटी था 1944 का, वो 73 तक आते आते उसकी जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो चुका था. तो नाउ SDR इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सिमिलर टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, पैरेलल करेंसी. तो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है क्या? इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द SDR. रिजर्व ट्रेंच पोजीशन कुछ नहीं है, ये पार्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ SDR, बट this is also treated in the other way. This is also treated part of your or a country's foreign exchange reserve. ओके, तो चलिए देखते हैं कि रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है क्या. रिजर्व ट्रेंच इज ए सेगमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मेंबर कंट्रीज कोटा दैट इज एक्सेसिबल विदाउट फी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशंस. मैं आपको लेके चलता हूं 1992. अगर आप 1992 की जो इकोनॉमिक या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में आपको पता है, तब जब IMF ने लोन दिया था उसमें कुछ कंडीशंस थे IMF के. ठीक है, वो जो कंडीशंस थे IMF के, कुछ भारत के इकोनॉमी में कुछ सुधार लाने हैं, ये सब जो कंडीशन है वो SDR के केस में है. बट जब आप अपनी रिजर्व ट्रेंच पोजीशन यूटिलाइज करते हैं, आपको कोई कुछ देना नहीं होता है, कोई फी नहीं देना होता है, आपके देश में कोई बदलाव करना नहीं होता है. तो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है जो फॉरेन करेंसी में आपने 25% सब्सक्रिप्शन दिया है IMF में. ठीक है, जो IMF में SDR है या फिर जो कोटा है, आपको मैंने बताया था जब आप मेंबरशिप स्टार्ट करते हैं तब आप 100% ऑफ आप योर कोटा में से 75% आप अपने ही डोमेस्टिक करेंसी में देते हैं, रेस्ट 25% आप फॉरेन करेंसी में देते हो. उसी फॉरेन करेंसी में जो आपने आपका खुद का पैसा दिया है उसको रिजर्व ट्रेंच बोलते हैं. और ये रिजर्व ट्रेंच आप आपातकाल में यूज कर सकते हो. ठीक है, यू कैन यूज इट इन योर इमरजेंसी. और ये रिजर्व ट्रेंच यूज करने के लिए आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना नहीं होता है या फिर आपके देश में कोई सुधार करना नहीं होता है. दिस इज दैट कैन बी यूज्ड freely. Okay, initially member nations reserve tranche is the 25% of their quota, but the position can change according to the lending that the IMF does with its holding of the members currency. आपकी जो रिजर्व ट्रेंच है वो 25% से भी बढ़ता है. जैसे कोई दूसरा देश है, आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में आप उसको लोन देना चाहते हो. ठीक है, आप अपने जो फॉरेन करेंसी एसेट है FCA जो पहला कंपोनेंट है उसमें से दे सकते हो, या फिर आप SDR में से निकाल के IMF को बोलेंगे कि आप SDR से निकाल के उनको दे दो. तो वो देश जब आपको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, वो इंटरेस्ट पेमेंट आके ऐड होगा आपके रिजर्व ट्रेंच पोजीशन में. ठीक है, होप इट इज अंडरस्टूड टिल नाउ. Okay, and the reserve tranches that countries hold with IMF are consisted of their facilities of fast resort, meaning they will tap into them before seeking a formal credit tranche that charges interest. जब आपको पैसे की जरूरत होगा, जब आप क्राइसिस में होंगे या फिर आपको किसी को लोन देना है, आपको कुछ भी करना है, आपका फास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पहला रिजर्व जो है वो आपके जो IMF के रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद आप IMF से लोन लेते हैं, उस लोन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रेंच, क्योंकि ये पैसा आपके, जैसे कि मान लीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जब तक आपका सैलरी आता है. ओवरड्राफ्ट क्या है? आपके जो आप माइनस बैलेंस में भी आपके सेविंग्स अकाउंट को यूज कर सकते हैं, उसको बैंकिंग टर्म में अलग चीज है. तो मान लीजिए आपको बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया है, आपका सैलरी आता है महीने में 30,000,
आपको बैंक ने और 30,000 का लोन दे दिया, बोला कि आप महीने में 60,000 तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आपको पहले जब पैसा जरूरत पड़ेगा आप अपने सैलरी में से यूज करोगे, जब आपकी सैलरी खत्म हो जाएगी आप क्रेडिट कार्ड में से यूज करोगे या फिर वो ओवरड्राफ्ट में से यूज करोगे। तो इसीलिए रिजर्व ट्रेंच पोजीशन आपका पहला पॉइंट फास्ट यू विल टैप ऑन रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ये बहुत लिक्विड है, जैसे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है या फिर आपके करंट अकाउंट में आईएमएफ के पास पड़ा है, तो आप अपना ही पैसा है तो आप कभी भी उसको यूज करोगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आपको देना नहीं है, उसमें आईएमएफ कोई शर्त नहीं लगाता। Okay, and the second one is you will go for loan from the IMF. When IMF will give you loan, they will put so many conditions, and for that Pakistan is not able to take money from IMF, but because they are not in a position to comply with the IMF norms or the IMF term and conditions. And then if the amount being sought by the member nation exceeds your reserve tranche position, अगर आपके पास 25 लाख है पड़ा हुआ है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन में, मगर आपको 30 लाख चाहिए, तो जो 5 लाख है उसको आपको क्या होगा, आईएमएफ आपको लोन में देगा, उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रेंच पोजीशन। एंड दिस इज टू बी पेड इन 3 years। जो क्रेडिट ट्रेंच पोजीशन है आप उसको 3 साल में आपको वापस करना होगा। ठीक है, और ये आईएमएफ का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, इसके बारे में मैंने अभी बात किया था। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ नॉलेजिस्ट। अगर आपने नॉलेजिस्ट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, माय काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज टू सब्सक्राइब अस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस you can join our telegram channel, you can join our instagram channel for latest updates, and for exclusive banking courses you can join our website, the link is there in the description. You can join banking courses. Thank you for being with knowledgeist. Thank you for being with us.